चलिए, हमारे मैथमेटिक्स की बात हम कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनको एक बार रिपीट करेंगे हम, ठीक है ना। चैप्टर वाइज देखते जाते हैं, है ना। पहला ही चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है ना। चलो, इम्पोर्टेंट फार्मूले इन मैथमेटिक्स या ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर 1 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जैसे रियल नंबर में आपका फार्मूला बनता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा। ये इसमें 4 प्रोडक्टें हैं। 4 में से अगर आपको 3 ज्ञात हैं तो चौथा इस सूत्र की मदद से आप बड़ी सहजता और सरलता से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। 2 मिनट, कैमरा थोड़ा सा मैं सीधा करूंगा, ठीक है ना। यस, अब कैमरा सही है हमारा, है ना। और ये हमारा यहां तक का कैमरा है कि यहां तक का है। यस, ओके, थैंक यू, है ना। चलिए, तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसम गुणित मसम। 4 प्रोडक्टें हैं और 4 में से अगर 3 हमें नोन है तो चौथा जो अननोन है वह इस सूत्र के माध्यम से बड़ी ही सरलता और सहजता से निकल जाता है। अब बहुपद की बात करें तो बहुपद ज्ञात करने का आपका जो सूत्र है, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है, जबकि आपको अल्फा और बीटा दिए गए हैं, इसके शून्यक आपको दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा, तो बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। तीसरा है आपका जो वो फार्मूला शून्यकों, बहुपद के शून्यकों का योगफल। बहुपद के जो शून्यक अल्फा और बीटा है तो उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चौथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने का भी फार्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो बहुपद की बात कर रहे हैं हम, तो बहुपद में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और बहुपद कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये आपको मैंने बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि केवल हम आज फार्मूले ले रहे हैं ना, केवल सूत्र ही ले रहे हैं। अब हम आ जाते हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण पे, ठीक है ना। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण पे, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण की बात हम करेंगे। देखिएगा, 4 सूत्र तो मैं लिखा चुका हूं। पांचवा फार्मूला है आपका, पांचवा फार्मूला है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। यदि जो आपकी 2 चरों वाला रेखिक समीकरण है, 2 चरों वाला जो रेखिक समीकरण है उसके गुणांकों का जो अनुपात है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो समीकरण युग्म या समीकरण निकाय कहो या युग्म कहो, समीकरण युग्म के हल अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं, अद्वितीय
होते हैं, समीकरण युग्म के हल अद्वितीय होते हैं, ठीक है ना। और संगत होते हैं। हल कैसे होते हैं? हल संगत होते हैं। हल संगत होते हैं। हल संगत होते हैं। देखो, समीकरण युग्म के हल अद्वितीय होते हैं। हल में यहाँ लिखना भूल गया। हल कैसे होते हैं? हल अद्वितीय होते हैं, हल संगत होते हैं, और जो रेखाएं होती हैं, और रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, ठीक है ना। ये कंडीशन कब? जब A1/A2 नॉट इक्वल V1/V2। छठा, यदि A1/A2 इज इक्वल V1/V2 इज नॉट इक्वल C1/C2। जब A1/A2 नॉट इज इक्वल V1/V2 बट नॉट इक्वल C1/C2, तो समीकरण निकाय युग्म का कोई हल नहीं, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा उसका। और हल कैसे होंगे? इसलिए, है ना, अर्थात इसके हल कैसे होंगे? इसके समीकरण युग्म के हल असंगत होंगे। हल असंगत होते हैं। हल असंगत होते हैं। और रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। तथा रेखाएं समांतर होती हैं। तथा समीकरण रेखाएं कैसी होती हैं? तथा समीकरण रेखाएं समांतर होती हैं। समीकरण रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए, छठा हो गया। छठे के बाद में हम आते हैं हम सातवें पे। यदि A1/A2 इज इक्वल V1/V2, यदि A1/A2 इज इक्वल V1/V2 इज इक्वल C1/C2 हो, तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। समीकरण निकाय के कैसे हल होंगे? इस स्थिति में समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। अर्थात हल कैसे होते हैं? अर्थात हल कैसे होते हैं? अर्थात हल संगत होते हैं। हल संगत होते हैं। समीकरण
रेखाएं। समीकरण रेखाएं कैसी होती हैं? समीकरण रेखाएं संपाती होती है, एक के ऊपर एक संपाती होती है। समीकरण रेखाएं संपाती होती हैं, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन भी मैंने आपको बताई, ठीक है। दो जो समीकरण है, दो रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की हम बात कर रहे हैं और उसकी मैंने सभी तीनों कंडीशन आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं कि, है ना, इसके बाद में हमारा जो अगला चैप्टर है वो हमारा होगा सूत्र विधि, है ना। चलो अब हम लिखेंगे 8वां नंबर का सूत्र विधि कहो द्विघात समीकरण का सूत्र विधि। इसे हम सूत्र विधि कहें या धराचार्य विधि कहें। धराचार्य विधि भी इसे कहा जाता है, ठीक है। धराचार्य विधि क्या कहती है? x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट, है ना। -b, ये -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटे में आ जाएगा 2a, ठीक है। ये आपका धराचार्य फार्मूला है, धराचार्य विधि है, जिसे हम सूत्र विधि भी कहते हैं। इसके माध्यम से द्विघात समीकरण के हल ज्ञात किए जाते हैं, है ना। यहाँ पर जो अल्फा बराबर क्या होगा? इसमें अल्फा बराबर होगा -b प्लस का ले लेंगे, अल्फा को हम प्लस का मानते हैं, प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में आ जाएगा 2a, ये अल्फा बराबर। और बीटा बराबर क्या होगा? जो दूसरा हल होगा, इसका दूसरा हल कहो या मूल कहो, है ना, वो होगा -b। हम प्लस का तो पहले ले लिया था, बीटा माइनस का लेंगे हम, माइनस अंडर रूट और ये होगा हमारा b² माइनस 4ac और बटे में 2a, ठीक है ना, बटे में 2a। ये आपका a है, 2a, ठीक है, चलेगा। तो ये हमारा जो 8वां सूत्र था, ठीक है। आज के बाद अब 9वां सूत्र हम लिखने जा रहे हैं, देखिएगा बात, है ना। 9वां, अगर आपको मूल ज्ञात हो या हल ज्ञात हो तो वर्ग समीकरण हमें कैसे ज्ञात करना है? तो वर्ग समीकरण जैसे बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है वही वर्ग समीकरण बनाने का भी होता है ना। वर्ग समीकरण बनाना कैसे बनाएंगे? जबकि आपको अल्फा एंड बीटा जो इसके मूल हैं, जो इसके हल हैं, वो आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो कैसे भैया? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। देखो बहुपद में 0 नहीं लगाते और समीकरण में 0 लगता है, बराबर में 0 आ जाता है, बराबर का निशान लगेगा, बराबर में 0। तो ये समीकरण बन गई। समीकरण बनाने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब 10वां नंबर का आपका फार्मूला है, चलेगा, ये हो गया आपका, ठीक है ना, वर्ग समीकरण हो गया है। अब इसमें आपको जो है वर्ग समीकरण में विविक्त कर, डी फॉर डिक्रिमिनेंट कैसे ज्ञात किया जाता है? किसी भी वर्ग समीकरण का डिक्रिमिनेंट हम कैसे ज्ञात करते हैं? b² माइनस 4ac, ये विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। अब विविक्त कर से हम कैसे पता लगाएंगे? यदि d बोले तो क्या? b² माइनस 4ac, इसका मान अगर 0 के बराबर है तो वर्ग समीकरण कैसी है? तो वर्ग समीकरण के मूल कैसे हैं? वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व पुनरावर्त हैं। वास्तविक व पुनरावृत
पुनरावर्त कहो या समान, या हम समान भी कह सकते हैं। अल्फा और बीटा समान आते हैं इसमें। पुनरावर्त हो रहे हैं मतलब अल्फा का मान 1 है तो बीटा का मान भी 1 आ गया, अल्फा का मान 3 है तो बीटा का मान भी 3 आ गया। पुनरावर्ती हो रही है, मूलों की पुनरावर्ती हो रही है या समान होते हैं। वास्तविक व मूल के मूल वास्तविक व समान पुनरावर्त या समान होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो वो 0 से बड़ा होता है ना। कोई भी संख्या आ जाती है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आ जाती है तो वो 0 से बड़ी होती है। तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होते हैं। और 13वें नंबर पे है आपका यदि d बराबर बी स्क्वायर, यदि d बराबर आपका आ जाता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है 0 से, यानी कि कोई भी ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो मूल अधिकल्पित होते हैं। अधिकल्पित होते हैं। तो इसके मूल कैसे होंगे? इस स्थिति में मूल अधिकल्पित होते हैं। ठीक है, यहां तक आ गए हम। ठीक है, चलिएगा 13वां नंबर, 13 सूत्र में लिखा चुका हूं, आगे चलते हैं। अब इसके बाद में हमने आपको बताया कि कब मूल वास्तविक, कब अधिकल्पित। ठीक है ना। ठीक है, अब आइए अगला है हमारा समांतर श्रेणी का चैप्टर। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपका मूलों का एनवा पद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 14 नंबर पे टीएन मतलब nth टर्म, एनवा पद a प्लस n माइनस 1 d is a difference, n is a number of term and a is a elementary term, प्रारंभिक पद। ठीक है, 15 एनवा पद निकाल लिया। अब लास्ट टर्म, अंतिम पद निकालने का भी सूत्र यही होता है। अंतिम पद निकालने का सूत्र भी यही होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम n पदों का योगफल, है ना। तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं। n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d और कोष्टक 1। चलो अगला प्रश्न है n बराबर, एक और फार्मूला है n/2 कोष्टक में जब आपको प्रारंभिक पद और अंतिम पद दिया हो, और पदों की संख्या दी गई हो, तो ये वाला फार्मूला आप। चलिए ये हो गया आपका nवा पद ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक है ना, nवा पद हो गया आपका। इसके बाद हम आते हैं भैया जो आपकी थेल्स थ्योरम है ना। थेल्स थ्योरम जो कहती है, वो क्या कहती है, जैसे जो थेल्स की प्रमेय, जिसको हम कहते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय कहो, ये इसका एक और नाम है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी इसको कहा जाता है।
इसके अनुसार क्या है, जैसे मान लो ये त्रिभुज है आपका, ठीक है ना, ये आपका एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी, आवाज मत करो, ABC, ठीक है, ये त्रिभुज है, और एक रेखा है जिसका नाम है B और E, ठीक है ना। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा ये कि इनकी संगत भुजाएं कैसी हो जाएंगी, आनुपातिक हो जाएंगी। AD बटे DB, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ये आपकी थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के आधार पे ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका लिखने का है, एक तरीका आपका क्या है, AD बटे DB, AE बटे EC, एक तरीका ये है ना। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। देखो आप कितने तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में हम किस प्रकार से इनको लिख सकते हैं, एक तरीका मैंने बता दिया। दूसरा तरीका देखिएगा आप, दूसरा तरीका है AD है ना, ये 18वें नंबर पे था ना, है ना। तो AD क्या है, AD, A से लेके D, AD है ना, AD बटे AB, यहाँ से ये टुकड़ा, फिर इसके बटे में पूरी रेखा, पूरी लंबाई, AD बटे AB। इसी प्रकार AE ये मैंने लिखा AE बटे AC, ये भी एक तरीका है लिखने का, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और एक तरीका और है वो भी बता ही देता हूँ मैं। DB क्या है वो, DB बटे AB, देखो DB बटे AB, EC बटे AC, ये भी एक तरीका है लिखने का। तो तीन तरीके से मैंने आपको बताया कि लिखा जा सकता है, तीनों तरीके बता दिए। थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के तीनों तरीके मैंने बताए, ये तीनों थेल्स प्रमेय को प्रतिपादित करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में थेल्स प्रमेय आपका हो गया है ना। इसके बाद हम देखते हैं, देखो हाँ, अगला फार्मूला हमारा है समरूप त्रिभुजों का, कि भैया दो समरूप त्रिभुज हैं, है ना। अगर आपके पास दो समरूप त्रिभुज हैं तो जैसे मैं लिख देता हूँ, देखो 19वें नंबर पे क्या है कि ये आपका एक समरूप त्रिभुज है, ये मैंने लिख दिया A B और C, और एक समरूप त्रिभुज मैंने इधर और लिया, ठीक है ना, ये भी मैंने समरूप त्रिभुज लिया है, ये आपका P है ना, ये Q और ये R। अब भैया ये समरूप त्रिभुज हैं, ये और ये वाला कोण बराबर है ना, इनके संगत कोण, इसके संगत ये वाला कोण बराबर है, और इसके संगत ये कोण बराबर है, ठीक है। और इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक है, ठीक है, इनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं आनुपातिक हैं। तो क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, देखो क्या होगा कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज है ना, ये दोनों समरूप हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या, बराबर में संगत भुजाओं का वर्ग, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर AC का वर्ग, और AC की संगत क्या है, PR का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। तो इनकी संगत भुजाओं का वर्ग, वो भी दिख रहा है ना, हाँ, तो संगत भुजाओं का वर्ग बराबर होता है, ठीक है ना।
ये भी हमारी समरूप त्रिभुज से संबंधित एक थ्योरम है। उसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया कि इनकी जरूरत हमें कब पड़ती है, सवाल में, है ना। इस टाइप के कभी सवाल दिए जाते हैं कि भाई त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 दे दिया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 दे दिया, तो वो बोलेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो, है ना। तो वो इस सूत्र की मदद से हम संगत भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। अब 20वें नंबर पे, 20वें नंबर का जो फार्मूला है, देखो हम आज पूरे फार्मूले को कवर कर रहे हैं। कक्षा 10वीं के जितने भी अधिक से अधिक सूत्र बन सकते हैं उन्हें कवर किया जा रहा है, ठीक है। अब हम 20वें नंबर पे लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिस पाइथागोरस प्रमेय, है ना। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसकी अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो आधार होता है और एक लंब होता है। तो उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने पाइथागोरस प्रमेय को भी ले लिया है, थ्योरम को भी मैंने इसमें ले लिया है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई अब हमारा जो नया चैप्टर है वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस पे आ गए हम। 20 फार्मूले में आपको अभी तक लिखा चुका हूँ, है ना। अब 21वां नंबर का कौन सा फार्मूला होगा देख लेते हैं। 21वें नंबर का जो हमारा फार्मूला है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का भी सूत्र हमें याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर 22वें नंबर पे हम डालेंगे, 22वें नंबर पे भैया मध्य बिंदु ज्ञात करने का फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र हो गया। 23वें नंबर का फार्मूला, 23वें नंबर पे हम आते हैं। तो भैया जब कि हमें कोई बिंदु दिया गया है जो किसी रेखा को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है ना। कोई बिंदु है जैसे मान लो तो इस टाइप का A और ये बिंदु B, है ना। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और इसको एक बिंदु है जिसका नाम है xy, बिंदु C। ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। इस स्थिति में इस बिंदु C जो रेखा AB को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है के निर्देशांक में निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m1, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इस बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो मेरे द्वारा आपको बताया गया है। अब भैया जांच कीजिए कि रेखाएं ये दिए गए बिंदु क्या हैं, समरेख हैं कि नहीं है ना। जांच कीजिएगी या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक ही बात है ना। तो 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो 23 के बाद में 24वें नंबर का जो फार्मूला है वो देखिएगा आप, 24वां नंबर डाल दीजिए। 24वें नंबर पे आ गए हम। 24वें नंबर में जब हमें भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y।
2 और कोष्टक 1। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, या फिर जांच करने का सूत्र है कि दिए गए बिंदु एक ही रेखा में समरेखीय हैं या नहीं, जांच कीजिए। अगर समरेखीय होंगे तो क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम लिख देंगे कि बिंदु समरेखीय हैं, और क्षेत्रफल 0 नहीं आता तो हम लिख देंगे कि बिंदु समरेखीय नहीं है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में जो अब हमारा अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री आ जाइए, 25वें नंबर पे हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में भैया हमें सब फार्मूले याद हैं। ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है ना। फिर 26वें नंबर पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। फिर 27वें नंबर पे आ जाओ कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना। 28वें नंबर पे आ गए, कॉट 90 माइनस थीटा आपका टेन थीटा होता है। ठीक है। और 29 पे आ जाएंगे कि भैया साइन 90 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है सर? सेक का होगा, सॉरी सेक थीटा, सेक होगा, है ना। और 30वां क्या हो जाएगा आपका? सर साइन हो तो गया। हाँ, साइन हो गया। सॉरी 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 सॉरी, कोसेक का होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो भैया ये सूत्र भी मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है ना। 30 पे आ गया, 30 सूत्र में आपको लिखा चुका हूँ अभी तक। ठीक है। 30 के बाद में अगला जो सूत्र है हमारा देखिएगा, अगले सूत्र भी मैं लिखा रहा हूँ आपको, क्या है भैया देखिएगा। 30 के बाद 31 पे आ जाइए, है ना। वो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 32 पे आ जाइए, साइन ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास ए स्क्वायर थीटा। फिर 33 पे आ जाइए, 33 पे आते हैं और 33 पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 34 पे आते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसके बाद में आगे चलते हैं और 34 के बाद आते हैं हम 35 पे। किस पे? 35 पे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो 36 पे आते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 37 पे आते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। 37 हो गया। 37 के बाद में 38वां सूत्र हमारा क्या है? 38वां सूत्र हमारा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 39 पे आ जाओ, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और फिर हम आते हैं 40वें नंबर पे, है ना। 40वां नंबर होगा हमारा, 40वां नंबर है हमारा साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। और 41 कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा। ठीक है। चलो
इस पे था हमारा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, है ना। यहाँ तक हम आगे भैया, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम आ जाते हैं मेंसुरेशन। किस पे आ गए अब हम? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति पे। तो ये क्षेत्रमिति में वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 45। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोलिए, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि हो जाएगी आपकी 2 पाई आर। और 46 पे आ जाइए अब आप। वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और त्रिज्या खंड। अब हम बात करेंगे त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पाई आर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 47। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, है ना भैया, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र बोलो भैया, 2 पाई आर थीटा बटे 360। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बटे में 360, वेरी नाइस। चलो, चाप की लंबाई भी हो गया, यानी कि सर्कल हो गया आपका, ठीक है। अब हम आते हैं घन और घनाभ। तो पहले हम घनाभ की बात करेंगे। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या? V बराबर ABC, या ABC लिखो तो ABC लिख दो, या ABH, ये भी लिखते हैं लोग। चलो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ S बराबर हो जाएगा आपका 2 कोष्टक में AB प्लस BC प्लस C। अब हम आ जाते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग। इसके बाद हम आ जाते हैं घन। घन का आयतन, घन का आयतन V बराबर AQ, है ना, AQ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, वेरी गुड, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा आपका, संपूर्ण पृष्ठ S बराबर 6A स्क्वायर। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की, घन के विकर्ण की, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर A ऋण 3, A ऋण 3, ये घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र। चलो, घन का विकर्ण भी हो गया आपका, है ना। अब इसके बाद में देखिएगा, अब आप, ये आपके पास आता है अगला, घन के बाद है हमारा बेलन।
ठीक है ना। तो भैया बेलन की बात कर लेते हैं, है ना। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा एस बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ होता है बेटा। चलो अब संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे। चलो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिखिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा आपका 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। बेलन के बाद आते हैं हम शंकु, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3, उसके आगे 1/3 लिख दो। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी कि एक बेलन से 3 शंकु निकाल सकते हैं। एक बेलन से कितने शंकु निकाले जा सकते हैं? 3। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र है आपका पाई आर एल। शंकु, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। ठीक है, आर प्लस एल। ठीक है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, आयतन हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो अब शंकु के बाद क्या आता है? गोला, गोले, गोले का आयतन। तो भैया गोले का आयतन का सूत्र हमें लिखना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन हो गया। गोले, गोले का, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। चलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब अर्धगोले का पृष्ठ भी निकाल लेते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं, अर्धगोले के बाद में सांख्यिकी पे आ जाते हैं हम। ठीक है। तो देखिएगा
भैया माध्य, माध्य मतलब एक्स बार निकालने का क्या फार्मूला है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, एन कहो या फिर इसको एक तरीके से भी लिखा जा सकता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये भी एक तरीका है ना। और एक और तरीका होता है सिग्मा एक्स बटे एन, ये इसके फार्मूले हैं, ठीक है ना। अब काल्पनिक विधि में क्या होता है, काल्पनिक या अधिकल्पित या शॉर्टकट मेथड या लघुत्तर मेथड या पद विचलन विधि, उसमें क्या होता है ए प्लस एच सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, उसका फार्मूला आपका ये है, ठीक है। ये माध्य की बात होगी। बहुलक की बात करें हम तो बहुलक को हम मोड से दर्शाते हैं, है ना। तो बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, एल प्लस एच कोष्टक शुरू क्या है बोलो तो, F1 माइनस F0 नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक 1। ये बहुलक, ये आपकी लिमिट है, H आपका अंतराल है, ठीक है ना। ये आपका मोड ज्ञात करने का फार्मूला MO, जिसको कि हम चाहो तो पूरा लिख दो मोड या बहुलक लिख दो हिंदी में, ठीक है। अब माध्यिका निकालने का भी देखते हैं हम, ठीक है। माध्यिका निकालने का फार्मूला भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्या है माध्यिका निकालने का फार्मूला, जिसको हम ME कहते हैं, वो है L प्लस H, है ना। फिर आ जाएगा आपका n बटे 2 माइनस कैपिटल F, है ना, कैपिटल F बटे स्मॉल f, यही है ना, कैपिटल F, हाँ n बटे 2 माइनस CF, हाँ CF, आप उसको CF भी कह सकते हैं, है ना। मैंने उसको कैपिटल F बोल दिया, अगर आप CF करोगे तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, ये C और F, है ना। CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैंने उसको कैपिटल F से दर्शा दिया, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो CF बटे F, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है वो भी सही है। चलो अब ME हो गया। अगर अब पदों में जैसे मान लो आपको ऐसे पद दे दिए जाए 3 4 7 8 9, ऐसे पद दे दिए जाए और माध्यिका ज्ञात करना हो, ये तो आपको ये सूत्र कब लगेगा, जब आंकड़े वर्गीकृत हो। ये सूत्र कब लगेगा, जब आंकड़े वर्गीकृत दिए गए हो वर्ग में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये सूत्र लगेगा माध्यिका ज्ञात करने के लिए। मगर जब आंकड़े इस तरीके से दिए हो, अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हो, तो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, तो उसमें माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र कैसा है, उसमें हम पदों को देखेंगे, कितने पद हैं, n बराबर अगर सम है, n बराबर पदों की संख्या सम है, सम संख्या पदों की संख्या सम है, पद कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, मान लो 6 पद है, 1 2 3 4 5 6, तो पदों की संख्या 6 है, तो फिर माध्यिका निकालना है, तो उस समय माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो 1/2 कोष्टक में n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, ये उस समय ये वाला फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। और पदों की संख्या अगर विषम है, मान लो n बराबर, अगर n बराबर विषम है, पदों की संख्या क्या है, विषम दी गई है, विषम पदों की संख्या विषम है ना, पदों की संख्या विषम है, तो क्या करेंगे फिर माध्यिका निकालने के लिए, वो सिंपल n प्लस 1 बटे में 2 वाह पद, बस इतना सा लिखना है, ये फार्मूला हो गया आपका। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने अपनी 10वीं की गणित के लगभग सभी फार्मूले लिखने की कोशिश की, सभी को हमने लिया है, ठीक है ना। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, अगर फार्मूले याद होंगे तो सवाल कर पाएंगे, प्लस सवाल भी हो पाएंगे, और हमारी जो सही जोड़ी होती है वो भी हमारी बड़ी सहजता और सरलता से सही जोड़ी के हमारे पूरे नंबर